अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद मुज़म्मिल। आज हम बात करेंगे स्वीडन पे। क्या आप एशियन कंट्रीज में रहते हैं और आप स्वीडन जाना चाहते हैं और आपका ख्वाब है स्वीडन जाकर जॉब करना या वहाँ की नेशनैलिटी लेना, वहाँ जाकर सेटल होना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्वीडन आप बहुत आसानी से जा सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 190 यूरोस में। भूल जाएं उन तमाम एजेंट्स को जो लोग आपको लाखों रुपया देने का कहते हैं, जो लोग आपकी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करवा देते हैं, जो लोग आपके एसेट्स सेल आउट करवा देते हैं। आज की वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि आप स्वीडन में कैसे एम्प्लॉयर फाइंड आउट कर सकते हैं और एम्प्लॉयर के साथ कैसे आगे चलकर अपना वीज़ा वगैरह तमाम चीज़ों को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर तो आप उधर जाकर काम करने का आपका इरादा है तो फिर तो ये आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन वीडियो है। अगर तो आपका इरादा सिर्फ स्वीडन पहुंचना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए इतनी बेहतर नहीं है, बिकॉज स्वीडन वो वाहिद कंट्री है कि जहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ एटलीस्ट जो आपका कमिटेड टाइम, कमिटेड वर्क उनके साथ बाउंड हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको काम करना होता है। अगर आप नहीं करते तो आपका टीआरसी कैंसिल कर दिया जाता है। स्वीडिश एम्प्लॉयर हायर करने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का टाइम लगता है। आपको आपका होम कंट्री से ही एम्बेसी टीआरसी कार्ड इशू करती है और देन आप स्वीडन के लिए ट्रैवल कर लेते हैं। और स्वीडिश एम्बेसी जो इशू करती है आपको टीआरसी कार्ड और आपको वीज़ा, ये डी टाइप वीज़ा ग्रांट करती है और वीज़ा ग्रांट करने के फ़ौरन बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं इनमें डॉक्यूमेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना है। एम्प्लॉयर फाइंड आउट करने के बाद आपने वर्क परमिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन लेटर, एवरीथिंग जो कि एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपके अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आते हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक योर बैंक स्टेटमेंट और योर होम कंट्रीज टाइज। लाइक होम कंट्री टाइज, बैंक स्टेटमेंट, 2 डिफरेंट वर्ड्स। बैंक स्टेटमेंट आपके पास एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप वहाँ जाकर 1 महीना, अगर आपके पास जॉब नहीं भी है या आप जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, आपका प्रोसेस इमिग्रेशन में या लेबर कोर्ट में वहाँ मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर अपनी जॉब को चेंज करने के दौरान जो भी आपके खर्चे वगैरह हैं, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप बेयर कर सकें। आपकी स्टेटमेंट एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। एस्टिमेटेडली आपकी स्टेटमेंट एटलीस्ट 5000 यूरोस के इक्वल होनी चाहिए। 5000 यूरोस इक्वल टू इन पाकिस्तानी रुपीस नाउ द टाइम 25 लाख रुपीस। एटलीस्ट दिस स्टेटमेंट इज 6 मंथ ओल्ड। 6 महीने पुरानी स्टेटमेंट आपने अटैच करनी है। और इसके अलावा अगर तो आपका और भी कोई प्रॉपर्टीज आपको आप ऑन करते हैं पाकिस्तान में, तो आपने उसकी वैल्यूएशन करवा के वो भी साथ अटैच कर लेनी है। और फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में वो तमाम डॉक्यूमेंट के जो आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशू किए गए हों। लाइक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ से भी अगर आपने कोई डिग्री की हुई है, अगर आप इंडियन हैं, तो वहाँ से भी आप इशू किए डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके लगा सकते हैं। ट्रांसलेट किए हुए, ट्रांसलेट करवा के आपने करने हैं स्वीडिश लैंग्वेज में। और कोशिश करनी है कि आपका जो रिज्यूमे और कवर लेटर है वो भी आपके ट्रांसलेटेड इन स्वीडिश लैंग्वेज हो। और फिर उसके बाद बढ़ते हैं आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ की हो। 6 मंथ से ज़्यादा की है तो बेहतरीन है। कुछ लोग आपकी अगर बेसिकली अपॉइंटमेंट आने में एटलीस्ट 3 मंथ हैं तो आपकी उधर से पासपोर्ट की वैलिडिटी में 3 मंथ ना रहते हो। एटलीस्ट आपने इतना गैप, अगर आपका इतना गैप नहीं है तो काइंडली अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा दीजिएगा इस सारे प्रोसेस को डू करने से पहले। उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें जो आ जाती हैं, आपकी एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि जस्ट लाइक जहाँ जहाँ आपने पहले काम किया हुआ है, जिस काम का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वो आपके पास उस चीज़ का सबूत होना चाहिए। बिकॉज वो गोरे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि बंदा अगर काम कर रहा है तो इस चीज़ के पास इसके पास एक्सपीरियंस लेटर होना लाजमी है। देन फिर उसके बाद आपने तमाम चीज़ें कलेक्ट करनी है। अपना शेंजन वीज़ा का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी में सबमिट कर देना है।
एम्बेसी में जब आप सबमिट कर देते हैं, एम्बेसी में अगर तो आपकी जॉब लेबर कैटेगरी है, नॉन स्किल कैटेगरी है, तो आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। अगर आपकी जॉब कोई हाई कैटेगरी की है, जस्ट लाइक योर इंक्वायरी अप्लाई एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ फाइनेंशियल, एज अ अकाउंटेंट, देन एम्बेसी वाज कंडक्ट योर इंटरव्यू ऑल्सो। फिर उसके बाद आपका जो एम्बेसी से प्रोसेसिंग टाइम का जो है, टाइम इंटरव्यू से लेके आपका आंसर आने का टाइम जो है वो एटलीस्ट 90 डेज का रिक्वायर्ड है। 90 डेज में आपको आपका पता चल जाएगा आपका वीज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या एलिगेशन लगे। मोस्टली लास्ट ईयर हमने कुछ वीज़ास अप्लाई किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीज़ास हमारे लगे भी थे और अब वो लोग वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ बुला लिया है। सबसे बेहतरीन बात ये कि आप वहाँ जाकर अपनी फैमिली को इजीली स्पॉन्सर कर सकते हैं, बुला सकते हैं और आपकी तमाम फैमिली को वहाँ का वर्क परमिट भी मिल जाता है आसानी से। सबसे बेहतरीन और आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, जिसे आप स्वीडन बासानी मूव हो सकते हैं, बासानी स्वीडन में सेटल हो सकते हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव या नियरेस्ट फैमिली सर्कल में से कोई भी बाहर रिहाइश पजीर है स्वीडन में, तो आप उसे आज ही कांटेक्ट कर लें और उनसे वर्क परमिट मंगवा सकते हैं। और तो और अगर आपको हमारी किसी भी तरह की कोई सर्विसेज चाहिए, जस्ट लाइक आपका वर्क परमिट आ गया है और आप फाइलेशन करवाना चाह रहे हैं, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मामूली से हमारे सर्विस चार्जेस होंगे, जिसकी बिना पर हम आपके लिए आपको वर्क परमिट की फ़ाइल तैयार कर देंगे और आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट भी ले देंगे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।